प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम पिछले सत्र में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के अध्ययन के बारे में ये जान चुके हैं कि एक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। कोशिका विभाजन में घटनाओं का एक अनुक्रम कोशिका चक्र के रूप में सतत जारी रहता है, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और इसके बाद विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहली अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था तथा दूसरी सूत्री विभाजन अर्थात कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। सूत्री विभाजन में चार अवस्थाओं पूर्वावस्था जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, मध्यावस्था अर्थात मेटाफेज, पश्चावस्था अर्थात एनाफेज और अंत्यावस्था अर्थात टीलोफेज का अध्ययन हमने किया था। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसके साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये किन किन कोशिकाओं में होता है तथा एक जीव के जीवन में इसका क्या महत्व है आदि इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इनको समझना काफ़ी आवश्यक है। तो आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य हैं सूत्री विभाजन का एक जीव के जीवन में महत्व को समझना, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की समस्त अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करना, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन का एक जीव के जीवन में महत्व का वर्णन करना, चौथा सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट करना। इसके साथ साथ आप में छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सहसंबंधित करना व इनका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करना। सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। यद्यपि विकास के क्रम में कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण ही होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर के केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सूत्री विभाजन द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बरकरार रहती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित होता है। इसके द्वारा कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत होती है। आइए अब हम कोशिका विभाजन के एक अन्य प्रकार अर्धसूत्री विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट
द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिन्हें अर्धसूत्री 1 व अर्धसूत्री 2 अर्थात अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री द्वितीय के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं अर्धसूत्री प्रथम अवस्था और अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था। अर्धसूत्री प्रथम अवस्था में पूर्वावस्था 1 तथा अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था में पूर्वावस्था 2 होती है। इसी प्रकार अर्धसूत्री प्रथम अवस्था में मध्यावस्था प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था में मध्यावस्था द्वितीय होती है। ठीक इसी प्रकार अर्धसूत्री प्रथम अवस्था में पश्चावस्था प्रथम तथा अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था में पश्चावस्था द्वितीय होती है। ठीक इसी प्रकार अर्धसूत्री प्रथम अवस्था में अंत्यावस्था प्रथम तथा अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था में अंत्यावस्था द्वितीय अवस्था होती है। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्वावस्था प्रथम में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से यदि की जाए तो यह अधिक लंबी और जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तनुपट्ट अर्थात लेप्टोटीन, युग्मपट्ट अर्थात जाइगोटीन, स्थूलपट्ट अर्थात पैकीटीन, द्विपट्ट अर्थात डिप्लोटीन और पारगतिक्रम अर्थात डाइकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज 1 अर्थात पूर्वावस्था प्रथम की विभिन्न प्रावस्थाएं हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लिप्टोटीन तनुपट्ट अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का संघनन अर्थात कॉम्पैक्शन होता है। पूरी तनुपट्ट अवस्था के दौरान ये जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था प्रथम का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसे हम युग्मपट्ट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ होता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। युग्मपट्ट अर्थात जाइगोटीन इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टिनिमल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे हम युगली अर्थात बाइवेलेंट अथवा चतुष्क अर्थात टेट्राड कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था प्रथम की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट्ट अर्थात पैकीटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्धगुणसूत्र चतुष्क अर्थात
टेट्राड के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण ही होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है तथा जो एंजाइम प्रक्रिया में भाग लेता है वह रिकम्बिनेज कहलाता है। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। द्विपट्ट अर्थात डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टिनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली अर्थात बाइवेलेंट के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को कियाज्मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम अर्थात डाइकेनेसिस कहलाती है, जिसमें कियाज्मेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिसमें कियाज्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर के समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगतिक्रम अर्थात डायगोनेसिस के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगतिक्रम मध्यावस्था की और पारगमन को निरूपित करता है। इस चित्र में देखिए, मध्यावस्था प्रथम में युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। पश्चावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अंत्यावस्था प्रथम में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था अर्थात इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतया कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था द्वितीय आती है, जो पूर्वावस्था प्रथम से काफ़ी सरल होती है। पूर्वावस्था द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन स्तर गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था द्वितीय के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर दर्शाए गए चित्र को देखिए। मध्यावस्था द्वितीय में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। इसके बाद पश्चावस्था द्वितीय में गुणसूत्र बिंदु अलग से हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंत्यावस्था द्वितीय ये अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः
केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्धसूत्री विभाजन एक जीव के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? सोचिए, अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तथापि इसके द्वारा जीवधारुओं की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। विकास की प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज कोशिका चक्र और कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। चलिए एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकीय युग्मनज अर्थात जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि ये उसके जीवन भर चलता रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है, उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। सूत्री विभाजन को हम सम विभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बराबर और बरकरार रहती है। सूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती हैं। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी हम कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संगलन से पैतृक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र जोड़े युगली बनाते हैं तथा इनमें विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ही पूर्वावस्था लंबी होती है और 5 उपावस्थाओं में विभाजित की गई है। ये अवस्थाएं हैं तनुपट्ट अर्थात लिप्टोटीन, युग्मपट्ट अर्थात जाइगोटीन, स्थूलपट्ट अर्थात पैकिटीन, द्विपट्ट अर्थात डिप्लोटीन और पारगतिक्रम अर्थात डाइकाइनेसिस। मध्यावस्था प्रथम के समय युगली मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात पश्चावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। अंत्यावस्था प्रथम के समय केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में सूत्री विभाजन के समान ही होता है। पश्चावस्था द्वितीय के समय संतति अर्धगुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। प्रिय छात्रों, प्रत्येक पाठ के अंत में मूल्यांकन आवश्यक है, तो आपके लिए कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्न के बारे में वर्णन करें। सूत्र युग्मन, युगली, कियाज्मेटा। दूसरा प्रश्न है, पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली 4 संतति कोशिकाएं कहाँ आकार में समान और कहाँ भिन्न आकार की होती हैं। प्रश्न 4, सूत्री विभाजन की पश्चावस्था अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था द्वितीय में क्या अंतर है। सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में प्रमुख अंतरों को सूचीबद्ध करें। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। 7वां प्रश्न, अपने शिक्षक के साथ निम्न के बारे में चर्चा करें। पहला, अगुणित कीटों व निम्न श्रेणी के पादपों में
कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न होता है? दूसरा, उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? 8वां प्रश्न, क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? 9वां प्रश्न, क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? 10वां प्रश्न, कोशिका विभाजन की प्रत्येक अवस्थाओं के दौरान होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करें और ध्यान दें कि निम्नलिखित दो प्राचलों में कैसे परिवर्तन होता है। पहला, प्रत्येक कोशिका की गुणसूत्र संख्या n तथा प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा c। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने सूत्री विभाजन के महत्व और अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत वर्णन तथा इसके महत्व का विस्तृत अध्ययन किया है। आप इनका स्वाध्याय करें, इनका पाठन करें, मनन करें और अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करें। सफल हों। हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही किसी नए उपविषय पर आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।